नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के जिला महेंद्रगढ़ में और गांव खायरा के अंदर। आज के दिन यूपीएससी जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी के अंदर, उन बच्चों के परिवार में, गांव में, क्षेत्र में खुशी का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज एक ऐसे लड़के से मिलवाएंगे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, वो भी पहले प्रयास में, और साथ ही आपको बता दें कि एक बिल्कुल ही सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। यादव परिवार है, गांव खायरा और जिला महेंद्रगढ़। हालांकि मोटिवेशनल स्टोरी है, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा इस इंटरव्यू को कि कैसे आप लोग भी पहले प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, और कैसे जो है पहले प्रयास में ही अपना जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि ये जो हमारे साथ विवेक यादव हैं, उन्होंने घर का कामकाज किया, खेती बाड़ी की, पशु जो इन घर पे रखते हैं, दुधारू पशु, गाय भैंस, उनका भी काम किया। कभी जो हिचकिचाहट नहीं हुई इनको काम करने में, और घर का कामकाज करते करते, खेती बाड़ी संभालते संभालते, और आज जो है यूपीएससी में झंडा गाड़ दिया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बातचीत करते हैं। विवेक यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, जो एक लक्ष्य था आपका उसको प्राप्त कर लिया, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है सर, माइलस्टोन था, पूरा हो गया एक। अब आगे काम करेंगे तो सही रहेगा। कहते हैं कि घर का कामकाज, कभी हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? खेती बाड़ी की, घर पे जो पशु रखते हैं उनका कामकाज किया, कभी भी उससे आनाकानी नहीं की, और कामकाज करते करते लगातार अपनी कंटिन्यू पढ़ाई भी चलती रही और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कितनी सच्चाई माने इस बात में? क्योंकि अक्सर जिन बच्चों से हम इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं कि हम घर के कामकाज से थोड़ा दूर रहे, कटे कटे से रहे, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया, तभी हम सफल हो पाए। नहीं, अभी तो नहीं कर रहा घर का काम, लेकिन नीट के टाइम पे करता था। पूरा घर का काम, खेत का काम सारा किया। अभी तो जोधपुर था तो वहाँ तो कोई काम है नहीं खेती का, तो यूपीएससी के लिए तो मैं कहूँगा नहीं किया मैंने घर का काम, बाकी नीट के टाइम पे किया था। नीट की बात की जाए, कहते हैं नीट भी पहले प्रयास में ही आपने क्लियर कर दिया था नीट का एग्जाम? हाँ, फ्रेशर था उस टाइम में, 12th के साथ निकाला था। 12th के साथ ही नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया, वो भी पहले प्रयास में। अब यूपीएससी भी पहले प्रयास में। क्या खिला के बड़ा किया माँ बाप ने? क्या जो है उस समय आपकी माता जी ने खाया था जब आपका जन्म? दूध दही खाया और कुछ नहीं खाया, बस सदा देसी खाना बना रहा है। देसी रहा बिल्कुल। तो परिवार की बात की जाए, गांव की, देहात की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, चारों तरफ खुशी का माहौल है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कैसा लगता है जब एक जो अचीवमेंट है वो हम प्राप्त करते हैं, अपने गोल को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जब चारों तरफ अपना ही अपना नाम दिखाई देता है कि हाँ, अब लगता है कि हमने कुछ किया है? हाँ, उसी के लिए तो किया है, क्योंकि सोशल प्रेस्टीज इतना है इस जॉब का कि उसी के लिए लोग बधाई देने आते हैं, तो अच्छा लग रहा है अब तो। रिजल्ट आया उस दिन जब मम्मी पापा को पता चला, क्या रिएक्शन था इनका? कैसा महसूस हुआ इनको जब आपने बताया कि हाँ पहले प्रयास में यहाँ भी झंडे गाड़ दिए? ये थे नहीं मेरे पास, तो फेस टू फेस मैं देख नहीं पाया। दिल्ली थे, मैं जोधपुर था। लेकिन भावनाओं का तो आवाज़ से पता चल जाता है। हाँ, इतना तो चल जाता होगा। इमोशनल तो थे ही उस टाइम थोड़ा सा, बाकी फेस टू फेस मैं देख नहीं पाया था। उस टाइम मेरी ड्यूटी थी तो मैं खुद भी नहीं देख पाया था ढंग से, किसी दोस्त ने ही बताया था कि रिजल्ट आ गया। तो अभी कहाँ ड्यूटी चल रही थी आपकी, किस पोस्ट पे आप? एम्स जोधपुर में जेरियाट्रिक मेडिसिन जूनियर रेजिडेंट। तो कामकाज भी किया, पूरे दिन की आपकी जॉब रहती थी, ड्यूटी के दौरान आपने पढ़ाई भी की। कैसे जो है दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाए? किस तरीके से जो है दोनों चीज़ों को एक बराबर रख के और ये अपना जो है गोल आपने अचीव करी? तो ड्यूटी आवर्स 6 घंटे रहते हैं हमारे, तो जिस दिन ड्यूटी होती है उस दिन 5 से 6 घंटा पढ़ना, जिस दिन नहीं रहते उस दिन 7 से 8 घंटा रेगुलरली पढ़ाए, तो यही टाइम टेबल रहता था। अब रूटीन की बात की जाए, अक्सर हमें बच्चों से बातचीत करते हैं जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, फर्स्ट रैंक से लेकर चाहे कितनी ज़्यादा रैंक हो, हम जितने भी बच्चे अपने हरियाणा प्रदेश में आते हैं विशेष तौर पर, उनसे हम जरूर बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। वो कहते हैं कि हम 8 घंटे पढ़े, हम 10 घंटे पढ़े, रूटीन का काम था, 10-10 घंटे हम डेली पढ़ते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 10 घंटे पढ़ना ही ज़रूरी है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, या फिर चाहे 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए फिट, कि हाँ। एफिशिएंसी मैटर करती है। आप 10 घंटे बैठ रहे हो, उसमें से 4 घंटे अगर एवरेज आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 8 घंटा 6 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बैठ गए, तो साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर बैठना पड़ता है। तो मैं खुद 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, तो 6-7 घंटे 6-7 घंटे डेली कर रहा हूँ। यानी कि 2-2.5 साल आपने पहले तैयारी की है, प्रिपरेशन आपकी चलती रही कंटिन्यू। उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ अब हम तैयार हैं अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, फिर आपने कोशिश की? हाँ, तैयारी मैं फाइनल से कर रहा था, लेकिन एप्लीकेबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद ही पेपर दे सकता था, तभी दिया मैंने। 24 फ़रवरी में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी और 24 मई में मेरा पहला अटेम्प्ट था।
फाइनल एग्जाम से पहले प्री भी होता है, वो भी आपने क्लियर किया, उसके बाद फाइनल एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी कि कई स्टेज होते हैं, कई फेज होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। जब आपने प्री एग्जाम दिया उस समय क्या लग रहा था जब आपने एग्जाम दे के आप वापस आए कि हाँ क्लियर कर लेंगे, या फिर आंसर की आती है तो पता चल जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। यूपीएससी तो फाइनल रिजल्ट के साथ निकालता है आंसर की, बट पहले पता चल जाता है, वेरियस कोचिंग्स निकालती हैं तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ कट ऑफ कितनी रही है, कितनी नहीं आती है। इंटरव्यू देने के बाद और जो रिजल्ट आता है उसके बीच में गैप होता है, उस गैप में क्या चल रहा था दिमाग में कि इंटरव्यू तो दे दिया, एग्जाम भी क्लियर कर चुके, अब क्या रहने वाला है, इंटरव्यू हमारा कैसा गया कैसा नहीं गया? ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, तो उसके बाद तो मैं आपके दिमाग में क्या चल रहा था इंटरव्यू देने के बाद? इंटरव्यू के बाद थोड़े दिन तो रिलैक्स किया, उसके बाद वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो देना ही था फिर, तो उसके बाद मुझे जॉब का मौका मिला तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया फिर। यानी कि बैठना नहीं है, चलते रहना, दौड़ते रहना। तो साइकिल इतना लंबा है, 1 साल का साइकिल है, तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर का फॉर्म आ गया था, तो भरना तो है ही। ये देख लीजिए, विवेक यादव खास बातचीत में है, इन्होंने अपना लक्ष्य बिल्कुल एक स्टेप टू स्टेप, कोई भी स्टेप इन्होंने मिस नहीं किया, अपना कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने जो इंटरव्यू दिया यूपीएससी क्लियर करने के लिए, उसके इंटरव्यू के अगले दिन ही आगे की तैयारी शुरू कर दी थी कि कहीं अगर कोई चूक रह जाती है, अगर जो परिणाम है उसमें कोई कमी रह जाती है, तो हम अगली बारी के लिए, अगले प्रयास के लिए अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर देते, यानी कि रुके नहीं, कोई रिलैक्स नहीं किया, एक दिन का बीच में गैप जरूर दिया लेकिन अगले दिन तैयारी भी शुरू कर दी। ये कहीं ना कहीं जोश, ये जज्बा, ये जुनून होना चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए, तभी जो है कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बच्चे हार मान लेते हैं, आपके साथ भी बहुत होंगे जिन्होंने इस बार कोशिश की, प्रयास किया, 2 बार फेल हो जाते हैं, तीसरी बार फेल हो जाते हैं। बहुत से उदाहरण हमने ऐसे देखे हैं, 5वीं बार जो लास्ट चांस होता है उसमें उन्होंने क्लियर किया, उसमें उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हार मान लेते हैं, पहले प्रयास में ही हारने के बाद, दूसरे प्रयास में हारने के बाद हार मान जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा? तो बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीटें काफ़ी कम है, कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल सिर्फ यूपीएससी के भरोसे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्योंकि महंगा बहुत है, कोचिंग वगैरह अगर दिल्ली में रह रहे हो तो और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो थोड़ा सा बैकअप प्लान आपका होना चाहिए किसी दूसरी जॉब का। तो इसीलिए मैंने भी जॉब ज्वाइन की थी जोधपुर में, कि बैकअप रहे, अगर घर पे ना बैठना पड़े एटलीस्ट नेक्स्ट प्लान के लिए तो। और घर वालों पर भी ज़्यादा दबाव ना रहे। हाँ, इस चीज़ का फाइनेंशियल प्रेशर तो आता ही है घर। अब आपने कोचिंग का जिक्र किया कि कोचिंग बड़ी महंगी होती है, दिल्ली वगैरह महानगरों के अंदर बच्चे वहाँ जाते हैं, तैयारी करते हैं, कई कई साल निकल जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, कईयों का कई निकाल जाते हैं पहले प्रयास में। आपकी तरह बहुत से बच्चे होते हैं होनार, तो क्या कहेंगे कोचिंग कितनी ज़रूरी है? कोचिंग का है ही इंपॉर्टेंस, आप खुद से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। मेडिकल साइंस से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, हिस्ट्री पॉलिटी है, तो मेरा कोई हिस्ट्री रही नहीं उसमें, बैकग्राउंड नहीं है मेरा कोई भी उसमें। तो मैंने कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोचिंग ली थी दिल्ली से मैंने, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू में तो मॉक दिए थे 2-3। तो कोचिंग्स का तो रोल रहता ही है, बट आप ये अवॉइड कर सकते हो कि आप दिल्ली में रहो। जैसे इस बार काफ़ी ट्रेजेडी हो गई थी दिल्ली में, 3-4 बच्चों के साथ ट्रेजेडी हो गया था, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर दिल्ली में आप रहना चाहते हो तो एक्सपेंसिव भी है, घर पे नहीं रह सकते, तो लोग घर पे कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सीनियर्स ने निकाला है, काफ़ी कलीग्स उन्होंने निकाला है घर पे रह के ही। अब जहाँ तक इंटरव्यू की बात आती है, अक्सर जो आईएएस आईपीएस लगते हैं, आईआरएस लगते हैं, उनसे बातचीत करते वो कहते हैं कि सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर जो सामने जज बैठे रहते हैं, जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, वो आपको आपके लहजे से, आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन से, उसी से पहचान लेते हैं कि इसमें कितना दम है। इस बात में सच्चाई मानते हैं आप? हाँ, इतना तो है ही, उनका 60 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, तो 300 साल का एक्सपीरियंस सामने बैठा, वो जज तो कर ही लेते हैं आदमी को घुसते ही। तो इस इंटरव्यू वाले जो सबसे डिफिकल्ट फेज यूपीएससी का है, उसको लेकर क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या जो है मुख्य बिंदु आप बताना चाहेंगे कम शब्दों में? मुख्य बिंदु तो है कि नॉलेज बेस तो आपका ठीक है, क्योंकि आपने प्री और मेंस निकाला है, बट थोड़ा सा टॉकिंग पैटर्न देखते हैं, जनरल अवेयरनेस कितनी है आपकी, आप करंट से कितना ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते हैं, वो सब चेक किया जाता है वहाँ पे। यानी कि एक तरीके से सामाजिक जुड़ाव होना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपको पता है आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसके क्या असर है समाज पे, वो सब पता होना चाहिए। जी, यानी कि जो बच्चे सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं, क्या मान के चलें? जो सिर्फ किताबों में घुसे रहेंगे, आपके अगल बगल क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कहाँ क्या गतिविधि चल रही है, उस पर अगर उनका ध्यान नहीं रहेगा तो क्या वो इंटरव्यू निकाल सकते हैं? दोनों चीज़ ज़रूरी है ना, किताब भी चाहिए, 2 स्टेज तो किताब पे ही निकलेंगे, बाकी समाज से थोड़ी निकलेंगी किताबें। तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मान सकते हैं कि आपको बाहर की चीज़ें पता होनी चाहिए, बट शुरू के 2 स्टेज तो किताब से ही निकलेंगे। तो किताबी कीड़ा बनना ज़रूरी है शुरुआत के लिए, लेकिन समाज से जुड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, किताबी कीड़ा तो बनना ज़रूरी है, नहीं तो शुरू के 2 नहीं निकले तो हम इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे फिर? जी,
विवेक यादव खास बातचीत में, इनके पिताजी मौजूद हैं, इनके परिवार के जो लोग यहाँ मौजूद हैं साथ में, और पीछे जो बैकग्राउंड आप देख ही रहे होंगे, इनके पशु बंधे हुए हैं, इधर इनका चारा पड़ा है। यानी कि एक ग्रामीण परिवेश के अंदर ग्रामीण फैमिली और एक सामान्य परिवार। कोई ये नहीं कहेंगे कि कोई जो है लखपति करोड़पति लोग हैं जिनके पास सुविधाओं का जो है अंबार है, सुविधाएं एक से बढ़ के एक है, तो सुविधाएं हैं तो इन्होंने कर लिया होगा। सुविधाओं के अभाव में खुद के दम पर जो है इन्होंने पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया, अपने आप को खड़ा किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं इनका विशेष फोकस ये था कि परिवार पे अतिरिक्त दबाव ना पड़े, उसको पहले इन्होंने कम किया और उसके बाद अपनी आगे की तैयारी शुरू की। विवेक, अब बात की जाए यूपीएससी की, 272वां रैंक आपका है, तो अभी कई बच्चों से बातचीत करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। उनका ये रहता है कि अगली बार फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं अभी मिलता क्या है, लेकिन उसके बाद फिर कोशिश करेंगे, आगे दोबारा प्रयास रहेगा कम जो है रैंक लाने की, भाई टॉप 100 में हम जगह बना पाएँ। तो ऐसा कुछ आपका भी रहता है? अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो सर्विस आएगी उसके बाद ही डिसाइड होगा। अगर रहा तो मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूँगा दोबारा से। अगर मेरी प्रेफरेंस की चॉइस नहीं मिली तो दोबारा ट्राई करूँगा। तो चॉइस क्या रहने वाली? IAS ही है एक नंबर पे। तो आईएएस बनने के पीछे क्या जो है उद्देश्य है, क्या लक्ष्य, क्या सोच आपकी? अब तो यही है कि डॉक्टर बन के तो सिर्फ मैं क्यूरेटिव मेडिसिन पे काम कर सकता हूँ, मुझे प्रिवेंटिव मेडिसिन में काम करना है, तो वो थोड़ा हायर अबव लेवल से आती है पॉलिसी मेकर से, तो उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। क्या जो है वो चीज़ है जो आपको आईएएस बनने के लिए मोटिवेट कर रही है? क्या जो है ऐसा आपने कोई उदाहरण देखा, कोई वाक्य आपके साथ हुआ कि जिसके बाद आपके दिमाग में पिन कर गया कि हाँ हमें आईएएस बनना है? क्योंकि आईएएस के पास फुल पावर होती है। एक ज़िले में एक आईएएस को अगर डिप्लॉय कर दिया तो उसके बाद वहाँ की पूरी रूपरेखा, कैसे काम होना है, क्या निर्देश देने हैं, वो पूरी पावर आईएएस के पास होती है। सब कुछ, पूरा प्रशासन उसके अंडर में होता है। तो क्या ऐसी चीज़ आपको लगी, क्या ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया जो आपको पिन कर गया कि हाँ हमें आईएएस बनना है और कुछ बदलाव करना? काफ़ी सीनियर्स को देखा है मैंने, हमारे जो मेडिकल फील्ड से हैं वो IAS हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। जैसे राजस्थान में हैं, जेनेरिक मेडिसिन में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मेडिकल फील्ड में हेल्थ सर्विस को लेकर बहुत अच्छा काम किया। तो मैं भी थोड़ा करना चाहता हूँ इसी तरीके से पब्लिक सर्विस, तो इसलिए वो इंस्पिरेशन है थोड़ी मेरी। जब इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू से पहले कुछ डर लग रहा था कि कहीं इंटरव्यू अच्छा ना निकले? एंजाइटी तो होती है क्योंकि उसमें एवरेज स्कोरिंग गिर जाती है, कई बार 150 से नीचे आ जाते हैं, या फिर कभी कभी 180 से ऊपर चला जाता है, तो बोर्ड पे डिपेंड करता है वो तो खासा। तो अब बेस्ट के लिए होप करते हैं, इंटरव्यू तो देना ही होता है, अगर आप चले गए हैं वहाँ तो ठीक है, अभी तैयारी है इंटरव्यू तो। विवेक यादव खास बातचीत में, इनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी साहब, सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो सतेंद्र यादव है और मैं गणित प्रवक्ता हूँ, लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स में माधोगढ़ में ही मेरी पोस्टिंग है, तो वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ एज ए मैथ लेक्चर। सत्यपाल जी, कैसा लग रहा है? बेटे ने नीट पहले प्रयास में क्लियर किया, अभी आपने जो है पोस्टिंग संभाल ही रहे थे और बीच में यूपीएससी भी क्रैक कर दिया पहले प्रयास में। बहुत अच्छा लग रहा है और शुरू से ही ये बहुत मेधावी रहा है, बहुत जीनियस रहा है। जब इसने नीट क्वालिफाई किया था तभी से साबित हो गया था कि ये आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सकता है। नीट के प्रिपरेशन के दौरान ही खेत का भी काम करता था, गाय भैंस का भी काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था मेरी एब्सेंस में। और मतलब मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये नीट को इस तरह से क्वालिफाई कर सकता है खेती बाड़ी के काम के साथ साथ में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही विदाउट कोचिंग इसने जो है नीट क्वालिफाई किया। मोर देन 600 मार्क्स इसने लिए थे, 600 आई थिंक 624 625 के आसपास ऐसे मार्क्स लिए थे और पहले अटैम्प्ट में उसने किया था। तभी से मुझे लगा कि ये जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और जब मुझे पता चला कि ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से जिस लगन से इसने मेहनत की, दिन रात एक किया, नौकरी के साथ में भी काम किया, तो मुझे आभास था कि डेफिनेटली ये बहुत ज़िद्दी इंसान है। जिस चीज़ की जिद कर लेता है उसको पाने के लिए जी जान एक कर देता है, सब कुछ भूल जाता है, इवन माँ बाप को भूल जाता है। इतनी मेहनत करता है ये, बहुत ज़्यादा अपने कमरे में ही रहता है और दिन रात काम पढ़ाई करता। बस एक मैसेज रात को ड्रॉप करता अपनी मम्मी को कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना है, दैट्स इट। ये कब सोया हमको मालूम नहीं, कब खाया हमें मालूम नहीं है। इसकी मेहनत को देख के मुझे पूरा आभास था कि मतलब ये डेफिनेट सक्सेस होगा इस काम में। और मुझे पता है IAS बनने के बाद देश अपने राज्य की बहुत सेवा करेगा, बहुत अच्छा काम करना चाहता है। खुशी हो रही है, साथ में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आपके सानिध्य में रह के अनेक बच्चे आगे बढ़े हैं,
आपका पूरा लंबा चौड़ा अनुभव है, बड़े बच्चों को पढ़ाया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आपसे पढ़ के बच्चे इंजीनियर, लेक्चरर, पता नहीं कितने कितने फील्ड में गए होंगे और रिटायर भी हो चुके हैं, ये भी खास बात है। अब आपका ही बेटा, आप कहीं ना कहीं उदाहरण देते थे दूसरे लोगों का, लेकिन अब अपने बेटे का उदाहरण देंगे सबके सामने कि उसने मेरे बेटे ने मेहनत की, वो आज इस मुकाम पे है, आप भी मेहनत करेंगे तो वहाँ जाएंगे। जब अपने ही मुख से अपने ही बेटे की जो है उदाहरण के रूप में तारीफ करेंगे तो कैसा महसूस? डेफिनेटली प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी मीडिया में, अखबार में और सोशल मीडिया में ये बात चली गई है, तो मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे 5वीं क्लास तक ही ज़्यादा पढ़ाया और इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया और बेसिक्स क्लियर, फंडामेंटल क्लियर हुए इसके, और डेफिनेटली इसी बेस के ऊपर इसने काम किया। अच्छा, नीट की जहाँ तक बात आती है, पहले प्रयास में नीट क्लियर किया, तो वो प्लान किसका था? आपने मोटिवेट किया, आपने कहा कि नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहिए, फिर इनके खुद ने इन्होंने फिर अपना फील्ड? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। इसकी खुद की इच्छा थी ये डॉक्टर बनने की, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये सोच के इसने डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया था। इसका खुद का अपना निर्णय था, इसकी खुद की अपनी मेहनत थी, मेरी सपोर्ट थी। जिस स्कूल में ये पढ़ाई कर रहा था उस स्कूल के अंदर ही कुछ जो करवाया जाता था उसी के दम पे ही इसने नीट क्वालिफाई किया। इसके अलावा कोई कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। जी। सेवा करने की ललक थी, डॉक्टर बनना चाहते थे, बचपन से एक सपना देखा था कि डॉक्टर बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, जिंदगियां बचाएंगे, वो इन्होंने किया। उसके बाद पता चला कि एक और इससे बड़ी पोस्ट है जिसपे लोगों की और हर तरीके से मदद कर सकते हैं, अब वहाँ भी पहुँच गए। हाँ, डेफिनेटली डॉक्टर बन के अपने हॉस्पिटल के अंदर ही काम कर सकता था। अभी शायद इसके दिमाग में आया कि यदि मैं आईएएस क्लियर कर जाऊंगा तो शायद ज़िले का नक्शा बदल सकता हूं, पूरे ज़िले के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। शायद इसी भावना से ये मोटिवेट हुए और इन्होंने आईएएस बनने का सपना लिया और आज उसमें कामयाब भी हुए। थैंक यू। इनके पिताजी हैं, खुशी इनको भी है, हालांकि शिक्षक हैं तो इनको पता है कि कहाँ पर किस तरीके से हाव भाव रखना है। हालांकि इनकी खुशी आपको लगेगा कि इनके चेहरे से झलक नहीं रही, पता नहीं पिताजी खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन शिक्षक है, इनको पता है कहाँ किस तरीके से बातें करनी है, कहाँ क्या लेजर रखना है, क्या एक्सप्रेशन देने हैं, इनको सब मालूम है। तो विवेक, क्या कहेंगे चलते चलते बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फेल हो गए, जो अगली बार के लिए फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी तो संदेश तो यही है कि रेगुलर पढ़ाई करनी है, मिनिमम 6 से 7 घंटे बैठना ही बैठना है। हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, एक साइकिल है, पूरा करना है एटलीस्ट, तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अगर आप लगे रहेंगे कंटिन्यूसली, बीच में छोड़ देते हैं तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता आपको। अगर आप कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली सस्टेन रहते हैं तो हो जाएगा डेफिनेटली। कई बच्चे होते हैं कि भाई हमें यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी में रैंक कोई भी है, कोई पोस्टिंग मिल जाए, बस यूपीएससी क्लियर करना है, नहीं हो पाता वो हार मान लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आजकल बच्चे 10वीं 12वीं में अगर पास नहीं होते सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये चीज़ें ठीक हैं? हो सकता भाई एक रास्ता आपके लिए बंद हो गया और 4 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता बंद होता है, तो क्या कहेंगे? तो सुसाइड तो किसी भी चीज़ का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप और कुछ चीज़ ट्राई कर लो, कंपटीशन थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और भी कई चीज़ें हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। आज के दिन तो रास्ते बहुत हैं, मान लीजिए कोई सीधा डीसी नहीं लग पाता, एचसीएस के थ्रू प्रमोशन लेके जा सकते हैं। सबके कई तरीके हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी आप इंजीनियर जिस कॉलेज से करना चाहते हैं उससे ही करें बीटेक, किसी और कॉलेज से कर लीजिए, उसके बाद भी काफ़ी अवेन्यूज़ खुल रहे हैं आपके लिए। आपसे बातचीत करें, आपने तैयारी की, आपने यूपीएससी क्लियर किया, किन जो है पुस्तकों को, कौन सी किताबों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाए, किस किस चीज़ पर जो है ज़्यादा फोकस? तो मेजर पोर्शन तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही 3 सब्जेक्ट्स और ज्योग्राफी इनका ही आता है, तो उन्हीं 4 से ज़्यादातर सब्जेक्ट सिलेबस आता है, तो ध्यान तो उन्हीं पे देना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना तो ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग होने ही होने चाहिए। एनसीईआरटी का जिक्र आता है बार बार, एनसीईआरटी का बड़ा विशेष महत्व रहता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। तो एनसीईआरटी मैंने तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ कोचिंग में बोलते हैं कि काफ़ी पढ़नी चाहिए, तो मैंने वो स्किप करी थी, मेरे पास टाइम का क्रंच था थोड़ा, तो इसलिए मैंने तो नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, तो उस पर तो मैं कुछ गाइड नहीं कर पाऊँगा किसी को। तो विवेक यादव हमारे साथ खास बातचीत में है। तो कई बार ये होता है, हम अक्सर पूछते भी हैं, जो बच्चे आईएएस आईपीएस लगते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कहीं साहब बनने के बाद जब कोट पैंट बूट डालेंगे, जब पुलिस से चमकेंगे, पेन यहाँ डलेगा, डायरी डलेगी और काम करने वाले नीचे वर्कर होंगे, जो कर्मचारी होते हैं ऑफिस के, तो उसके बाद हाव भाव बदल जाता है, उसके बाद थिंकिंग बदल जाती है, जो गरीब लोग आते हैं उनके प्रति जो है देखने का नज़रिया बदल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है विवेक यादव का भी कल नज़रिया बदल जाए जब पोस्टिंग मिले?
नहीं, मैं देख चुका हूँ ये सब चीज़ें पहले। ये तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट आईएएस बन रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने जॉब की है, 5.5 साल पढ़ाई भी की है, तो वो सब मैं देख चुका हूँ, उससे सेंसिटाइज हो चुका हूँ ऑलरेडी। गरीब लोग हॉस्पिटल में भी बहुत आते हैं, बहुत टर्मिनल पोजीशन में भी आते हैं, तो वो सब मैं देख चुका हूँ, उससे कोई इशू नहीं है मेरे को अभी, तो वो सब समझता हूँ अभी इतना तो। तो भविष्य में निश्चित तौर पर मान के चलें कि विवेक यादव जहाँ भी जाएंगे वहाँ 100% बदलाव देखने को ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा कोशिश करूँगा। चलो, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी कि विवेक यादव कहाँ जाते हैं, किस कैडर में इनको पोस्टिंग मिलती है, कौन से रैंक पे जाते हैं, और वहाँ पर कभी मिलना हुआ तो इनसे बातचीत भी करेंगे कि विवेक यादव आपने 1 साल 2 साल 3 साल पहले जो कहा था कि आप भी उस बात पे कायम हैं या फिर नहीं है। जी बिल्कुल। तो विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने कीमती समय। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये हमारे साथ विवेक यादव और उनके पिताजी मौजूद थे। खास बातचीत की यूपीएससी के अंदर 272वां रैंक, पहले प्रयास में। उससे पहले जो है एक तरीके से डॉक्टर कह सकते हैं, अनेकों जिंदगियां बचाई। नीट का एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया था, वो भी पहले प्रयास में और बिना कोचिंग के। और इनके पिताजी ने बताया कि उस समय तो जब मैं मौजूद नहीं होता था, खेत क्यार का काम किया, खेती बाड़ी की, और साथ में जो घर पर पशु हैं उनको अभी काम किया। यानी कि एक तरीके से खेती बाड़ी से जुड़े रहे, धरातल से जुड़े रहे हैं शुरुआत से ही, और वही विचार जो है इनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे। इन्हें साफ क्लियर कर दिया कि जहां भी जाएंगे वहां बदलाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। एक वो जो एरोगेंस होती है, एक अफसर बनने के बाद जो घमंड आ जाता है, जो एटीट्यूड आ जाता है, वो हमारे अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। और अब जो है आगे इन्होंने इस जो क्षेत्र को, इस फील्ड को इसीलिए चुना ताकि और विस्तार से काम किया जा सके। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, इनकी बातों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए, और इनको बधाइयां भी दे सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।